हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। कैसे हैं आप सब। और आज है 31 मार्च, महीने का लास्ट डे है और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच में अपनी करंट अफेयर की क्लास लेकर। सबसे पहले हम डेली के थॉट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सफलता का एक ही मंत्र है, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत। जी, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता और खुद पर भरोसे के बिना हम सफलता को पा नहीं सकते। तो इसी विचार के साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के बारे में, जो हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थे जिनका नाम था रशेल कैंड्रल, उनके द्वारा ये डे मनाया गया था। और उसके बाद 31 मार्च 2009 का 9 को ही पहला इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी आयोजित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से हर साल 31 मार्च को ये जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा था। स्पेशली इसके पीछे का जो उद्देश्य है, मोटिव है, वो क्या है? मोटिव ये है कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और समाज में उनका जो योगदान है उसको सराहा जाए और उनका विकास किया जाए और उनको आगे बढ़ाने के विषय में बातचीत की जाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के बारे में, जो पहली बार 30 मार्च 2023 को मनाया गया है। और इसके पहले दिसंबर 14 को 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 77वें नंबर सत्र में ये घोषणा करी थी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस या इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे मनाया जाएगा। और उसके बाद से पहली बार यानी 30 मार्च 2023 को पहला शून्य कचरा या अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपशिष्ट के बारे में बात की गई है, कचरे के बारे में बात की गई है। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया कचरों से बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं उनसे हमारा जो पर्यावरण है उस पर असर पड़ रहा है। बहुत सारे तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं। जो हमारी नदियां हैं जो हमें स्वच्छ पानी देती हैं वो भी प्रदूषित होती जा रही हैं इन कचरों की वजह से। तो इन कचरों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से इनको देश के विकास में और संसार के विकास में लगाया जाए, इस बात पर डिपेंड करता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल 30 मार्च 2023 को पहली बार मनाया गया और हर साल 30 मार्च को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 5400 करोड़ रुपए का 3 अनुबंध यानी टाई अप किए गए हैं कंपनियों के साथ में भारतीय से रक्षा मंत्रालय की तरफ से। वो देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड में और कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, तो जो पहला समझौता किया गया है वो किससे किया गया है? तो बीईएल से करा गया है। बीईएल का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय सेना के लिए 982 करोड़ रुपए का स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर की खरीद की जाएगी। ठीक है ना, एक सिस्टम है जिसका एक प्रोजेक्ट है जो वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है, जिसका नाम है आकाश तीर। इसकी खरीद की जाएगी रक्षा मंत्रालय के द्वारा बीईएल से यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। इसके बाद जो दूसरा अनुबंध हुआ है या दूसरा जो टाई अप हुआ है वो भारतीय नौसेना के लिए हुआ है 412 करोड़ रुपए का। और इसके लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम का अधिग्रहण किया जाएगा या उसको खरीदा जाएगा। ठीक है ना, जो सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है वो स्पेशली जो भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयां हैं उसको प्रभावी तरीके से संचालित कर सकती है। हेलीकॉप्टर्स को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय प्रदान करने वाली एक उपकरण है ये सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम। तीसरा जो अनुबंध किया गया है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। ऊपर के जो दोनों टाई अप हैं वो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किए गए हैं और तीसरा जो अनुबंध किया गया है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है 2963 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, और इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत भारतीय सेना के लिए उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7B की खरीद की जाएगी। किसकी खरीद की जाएगी? उन्नत संचार उपग्रह है जिसका नाम है GSAT-7B, इसकी खरीद की जाएगी
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में अनुबंध जो करा गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की जो 601वीं बैठक है वो आयोजित की गई है हैदराबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इसकी अध्यक्षता करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा। और इस ये जो सम्मेलन किया गया है इसमें क्या किया गया है स्पेशली, तो वर्तमान वैश्विक और जो घरेलू आर्थिक स्थिति है भारत की 2022 और 23 में जो स्थिति रही है उस पर चर्चा की गई है, आरबीआई के काम को देखा गया है। और इसके बाद 2023 और 24 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसको मंजूरी ऑफिशियली प्रदान की गई है और उसके ऊपर काम करने की बात कही गई है इस बैठक में। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक चलेगी। और इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा, ऐसी बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इस योजना के तहत क्या काम किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत जो 15 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लोगों को लिया गया है, निरक्षर लोगों को लिया गया है, लगभग 5 करोड़ निरक्षर लोगों को कवर किया जाएगा जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक होगी। ठीक है, और उनको पढ़ना लिखना और साथ में जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको सिखाया जाएगा। इस योजना के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और स्पेशली भारत के जो भी राज्य और यूटीज हैं वहां पर सर्वेक्षणकर्ता मोबाइल ऐप पर डोर टू डोर के माध्यम से सर्वेक्षण करेंगे और ऐसे निरक्षरों का पता करेंगे। ठीक है, और मोबाइल ऐप के माध्यम से ही इसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा और जो रजिस्टर्ड निरक्षर लोग हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा इस योजना के तहत। अच्छा, इस कार्यक्रम के तहत जैसा कि हमने वित्तीय वर्ष बता दिया है, खर्चे इसमें कितने आएंगे वो भी बता दिया है, तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, जिसको हम ओटलस कहते हैं, का उपयोग करके प्रति वर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थियों यानी कुल 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है जिसको कवर करेंगे हर साल में, है ना। यानी एक साल में 1 करोड़ शिक्षार्थियों को कवर करेंगे जो निरक्षर होंगे। किसके तहत? ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम के तहत। और ये कौन करा रहा है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। ओके, अब इसमें क्या क्या काम कराए जाएंगे वो देख लीजिए। यानी जो निरक्षर लोग होंगे उनको किस तरीके से समझाया जाएगा, किस बात पर फोकस किया जाएगा। तो उनको एक बेसिक एजुकेशन उनको दी जाएगी, उनको पढ़ाई कराई जाएगी, उनको साक्षर बनाने का जो साथ में ही उनको अंक ज्ञान नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, जो लाइफ स्किल्स है उसके बारे में, व्यवसायिक जो स्किल्स होती हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता के साथ साथ में डिजिटल साक्षरता को, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वयं की देखभाल, परिवार की देखभाल, परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने की इस योजना के तहत उद्देश्य बनाए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई गई है और इस योजना के तहत ही 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है जहां पर विकास किया जाएगा। अब देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इन रेलवे स्टेशनों पर। इसकी जो घोषणा करी गई थी वो 29 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, किसने? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और उन्होंने ही बताया था कि जो भारतीय रेलवे मंत्रालय है वो इस विषय पर काम कर रहा है। सेलेक्ट किए गए हैं 1275 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिसके तहत उन रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा और मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और धीरे धीरे उसको चरणबद्ध तरीके से इस मास्टर प्लान को पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस योजना के तहत जो 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है वहां पर फ्री वाईफाई होगा, 5G मोबाइल टावर होंगे, जो स्टेशन के पास का जो एरिया है उसको चौड़ा किया जाएगा, यानी जो सड़क है उसको चौड़ा किया जाएगा। जो अवांछित रूप से अगर रेलवे की कोई जमीन है कब्जे में है या वहां पर कोई लोग बसे हैं तो उनको हटाने की भी बात की गई है।
सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र के बारे में बात की गई है, विकलांगों के लिए भी सुविधाओं की बात की गई है इस योजना के तहत। अब हम बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के बारे में, ठीक है, जिसके तहत कैप्टिव रोजगार इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह के द्वारा ऐसी बात कही गई है। अच्छा, इसमें जो कैप्टिव योजना के तहत 19 कैप्टिव नियोक्ताओं को शामिल किया गया। अभी हम आगे देखेंगे कि कैप्टिव कौन है, ठीक है ना। अब ये जो 19 कैप्टिव नियोक्ता है, ये क्या करेंगे, 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेंड करेंगे और उनको अपनी कंपनी में या अपनी जो सहायक कंपनी है उसमें इन युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। इसके लिए समझौता किया गया है, ठीक है। साथ में ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो इस कार्यक्रम के अवसर पर 10 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए, यानी कि जॉब के लिए उनको नियुक्ति पत्र दिए गए और साथ साथ में 2 उम्मीदवारों को उनके वर्तमान में जो उनका कार्यकाल है उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उसके लिए प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया है गिरिराज सिंह जी के द्वारा। कैप्टिव रोजगार का मतलब ही यही है कि जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, जिनको जॉब की जरूरत है, उनको जो कैप्टिव नियोक्ता है वो क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेंड करेंगे और उनको जो है अपनी कंपनी में, अपनी जो सहायक कंपनी है उसमें रखेंगे। कैप्टिव नियोक्ता वो व्यक्ति हो सकता है या उद्योग हो सकता है जो उम्मीदवारों को अपनी स्वयं कंपनी में या अपनी सहायक कंपनी में रोजगार प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सारी डिटेलिंग समझ में आ जाती है कि कैप्टिव नियोक्ता कौन है और कैप्टिव रोजगार का मतलब क्या है। स्पेशली इसमें ग्रामीण युवाओं को लिया गया है जो जिनको रोजगार की जरूरत है और उनके पास रोजगार नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के बारे में जो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट कर दिया गया था। स्पेशली इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ कौशल कार्यक्रम है, यानी इसके तहत जो ग्रामीण के युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। इस योजना के तहत ये बात कही गई थी। वर्तमान में ये जो योजना है भारत के 27 राज्यों और जो 4 यूटीज हैं उसमें गरीब युवाओं के प्लेसमेंट पर काम कर रही है और साथ में ही इसमें 15 से 35 वर्ष आयु के जो युवा है उनको शामिल किया गया है और इसमें महिलाओं को भी रखा गया है। महिलाओं की जो आयु महिलाओं के लिए दी गई है वो 15 से 45 वर्ष के लिए दी गई है और ये भी बोला गया है कि 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है इस योजना के तहत। स्पेशली जो युवा है जिनको रोजगार चाहिए उनके ऊपर काम करती है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 30 मार्च को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर जो बुनियादी सीमा शुल्क होता है उसको खत्म कर दिया है और ये जो लाभ है, ये जो छूट है वो कब से लागू हो जाएगी, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। स्पेशली जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 है उसके तहत जो सूचीबद्ध बीमारियां हैं उनके लिए ऐसा किया गया है। अच्छा, इसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लाभ उठाने के लिए जो व्यक्ति है उसको केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी उस प्रमाण पत्र पे ये लिखा होगा कि उस व्यक्ति की सारी डिटेल होगी और उसके डिजीज के बारे में बात होगी और उसके बाद उसको ये छूट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, रेयर डिजीज और दुर्लभ रोग क्या है, इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये बोला था कि प्रति 10,000 लोगों में 6.5 से लेकर 10 से कम की आवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है और लगभग दुनिया में अनुमानित 300 मिलियन रोगियों के साथ 700 ज्ञात दुर्लभ बीमारियां हैं जिसको हम जानते हैं। WHO का ऐसा कहना है। देखिए, स्पाइस जेट के CEO हैं जिनका नाम है अजय सिंह, इनको एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये सुमन सिन्हा की जगह लेंगे। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ में ही सोरिन इन्वेस्ट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर को एसोचैम का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी अध्यक्ष कौन हो गए एसोचैम के, तो अजय सिंह हो गए और उपाध्यक्ष कौन हो गए, तो संजय नायर हो गए हैं।
देखिए एसोचैम क्या है, तो एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत के जो व्यापार संघ है उनमें से एक है। ये गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन जो भारतीय व्यवसायों और उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ में ही एक मंच प्रदान करता है जिससे कि जो भी व्यापार संगठन है, जो भी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर अपने मुद्दे साझा करें और उनकी सेवाओं और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ठीक है, उनके हितों के लिए काम करता है स्पेशली। इसका गठन 1920 में किया गया था। महासचिव दीपक सूद है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब हम बात कर रहे हैं G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई है वो हो रही है। वो गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। 30 मार्च से स्टार्ट कर दी गई है और इसका उद्घाटन किसने करा है, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है डॉक्टर PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री हैं देव सिंह चौहान, उनके द्वारा करी गई है। इसमें G20 के देशों के साथ साथ में 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देखिए जापान जो है बांग्लादेश को सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए 1.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मुहैया करा रहा है। इसलिए करा रहा है ताकि जो बुनियादी परियोजनाएं हैं बांग्लादेश में सड़क, रेलवे और बंदरगाह से रिलेटेड, उसको चलाया जा सके। साथ में ही जापान जो है 2012 से ही बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता के रूप में सामने आया है, जो स्पेशली विभिन्न मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहायता प्रदान करता है। आधिकारिक विकास सहायता या ODA क्या है? ODA का मतलब होता है आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाला फाइनेंशियल हेल्प है, यानी वित्तीय सहायता है जो विकसित देश देते हैं विकासशील देशों को, जिससे कि वहां का आर्थिक विकास हो सके और गरीबी कम हो सके। ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD अपने सदस्य देशों के बीच ODA प्रवाह की निगरानी और रिपोर्ट करता है। यानी जो आधिकारिक विकास सहायता जो दी जाती है वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के तहत दी जाती है। तो जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है यानी OECD है, वो देखता है कि जो उसके सदस्य देश हैं वो जो भी वित्तीय सहायता दी जा रही है उसको सही से प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, मतलब एक तरीके से निगरानी का काम करता है। इसे अनुदान या ऋण के रूप में दिया जा सकता है। जो आधिकारिक विकास सहायता है ना, इसको अनुदान के रूप में भी दिया जा सकता है और ऋण के रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है, ऋण के रूप में देने का मतलब यह है कि विकासशील देश को वापस करना पड़ेगा, और अगर अनुदान देते हैं तो वापस नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि 29 मार्च 1954 को जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा आधिकारिक उद्घाटन किया गया था और उसकी 69वीं वर्षगांठ है। तो इस वर्षगांठ को मनाने के लिए उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को याद करने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इस अवसर पर क्या किया जाएगा, तो हस्तशिल्प, सेमारिक, प्राकृतिक कला, फैशन, अन्य के लिए म्यूजियम का जो लॉन है वहां पर 50 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे कि जो कलाकार हैं, प्रतिभागी हैं, वो क्या कर सके, अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सके और अपने उत्पादों को बेच सके। अब हम बात कर रहे हैं 2023 में भारत पासपोर्ट सूचकांक अंक में 144वें स्थान पर है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो रैंकिंग होती है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो देखिए जो पासपोर्ट इंडेक्स है 29/3/2023 को अपना नवीनतम अपडेट प्रकाशित किया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो भारत की मोबिलिटी स्कोर है वो घट गई है और जिसकी वजह से भारत जो है 6 अंक फिसलकर 144वें नंबर पर आ गया है। 2022 में पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग 73 मोबिलिटी स्कोर के साथ में भारत की जो रैंकिंग थी वो 138 पर थी। अच्छा, इसके लिए जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो भारतीय नागरिकों के लिए वीजा अनिवार्यता लागू करने के बाद में जो यूरोपीय संघ ने लागू करा है, इसकी वजह से ही ये गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात करें प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम के बारे में, जिसमें सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सेन वेंगर को शामिल किया गया है।
और मैं आपको बता दूं कि प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम को 2021 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने लीग में एक असाधारण योगदान दिया है। 29 मार्च को प्रीमियर लीग में पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर हैं जिनका नाम है सर एलेक्स फर्ग्यूसन, और पूर्व आर्सेनल बॉस आर्सेन वेंगर को अपनी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मैनेजर को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में, जिसकी घोषणा कर दिया गया है केरल संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। अच्छा, इसमें क्या किया गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें 3 तरीके से अवार्ड दिए गए हैं, फेलोशिप दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, गुरु पूजा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो फेलोशिप के बारे में बात कर रही हूँ, और बाकी अवार्ड और गुरु पूजा पुरस्कार जो है उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थिएटर के क्षेत्र में गोपीनाथ कोझिकोड संगीत निर्देशक हैं, PS विद्याधरन, और चेंडा इडक्का कलाकार कला मंडलम उन्नी कृष्णन, इनको अपने क्षेत्र में योगदान के लिए केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। बाकी ये सारी लिस्ट है जिसमें अलग अलग विजेताएं हैं अलग अलग फील्ड में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, गुरु पूजा पुरस्कारों के लिए 22 नाम दिए गए हैं और अकादमी पुरस्कारों के लिए 17 विजेता चुने गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाटा प्रीमियर लीग के बारे में, जो 31 मार्च से स्टार्ट होगा और 28 मई तक चलने वाला है। और इसके लिए हर्बा लाइफ ने टाई अप करा है, किससे? टाटा के साथ में। 2023 सीजन के लिए टाटा इंडियन प्रीमियर लीग का आधिकारिक साझेदार बनने का फैसला किया है हर्बा लाइफ ने। हर्बा लाइफ के बारे में बात करें तो ये दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान आधारित पोषण उत्पादों को प्रदान करने के लिए जाना जाता है, और दुनिया भर के 150 से अधिक विश्व स्तरीय खिलाड़ियों और टीमों और इवेंट्स का गर्व स्पॉन्सर रह चुका है। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बारे में, जिसके राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। तो जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। यानी राष्ट्रपति भी हमें पता होना चाहिए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, और उन्होंने अपने छोटे भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को देश का उपराष्ट्रपति बनाया है। अब हम बात कर रहे हैं शाकिब अल हसन के बारे में, जो बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, और अभी खेले गए आयरलैंड के खिलाफ जो T20 आई क्रिकेट में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम रखा है, और इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम सौथी को पछाड़कर ये रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की T20 में अगर हम देखें तो कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन। दूसरे नंबर पर टीम सऊदी हैं। तीसरे नंबर पर राशिद खान है जो अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं। चौथे नंबर पर ईश सोनी है जो न्यूजीलैंड से रिलेट करते हैं, और 5वें नंबर पर लसिथ मलिंगा है जो श्रीलंका से रिलेट करते हैं। देखिए, दार्जिलिंग के लेखक हैं जिनका नाम है लेखनाथ छेत्री। इनकी बुक है फुलांगे, ठीक है ना। तो इनकी बुक के लिए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने घोषणा करी है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया जाएगा, और अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद में 17 अप्रैल को इसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेखनाथ छेत्री की बुक है ये, जिसमें एक अलग राज्य बनाने के लिए जो गोरखा आंदोलन चलाया गया था उसके ऊपर बात की गई है इस उपन्यास में। स्पेशली नेपाली संस्करण है जो 2021 में नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार मदन पुरस्कार के लिए चयनित हुई थी ये बुक। ठीक है, और इसके बाद भारत में भी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये घोषणा कर दी है कि अब इसको अंग्रेजी में रिलीज किया जाएगा 17 अप्रैल को। स्पेशली इसमें गोरखालैंड आंदोलन की कहानी है, जो एक प्रीतम नाम के मुख्य चरित्र के नजरिए को, और भारत के दार्जिलिंग पहाड़ियों में जो गोरखालैंड आंदोलन चलाया जाता है और दार्जिलिंग को एक अलग राज्य बनाने के लिए एक असफल आंदोलन चलाया जाता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है।
इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलूंगी 1 अप्रैल के करंट अफेयर लेकर। साथ साथ में एक जानकारी है जो देना चाहती हूँ कि जो भी कंटेंट मटेरियल है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ में फेसबुक पर भी हम इसको शेयर करते हैं, तो वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, तो ज़रूर ज़रूर तक उन तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।